हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है वो है वाइब्रेशन। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है वर्क प्लेस का, खासतौर से इंडस्ट्रीज़ में, कोई किसी भी किस्म का इंडस्ट्री हो या वो कंस्ट्रक्शन साइट हो या प्रोडक्शन साइट हो, वाइब्रेशन से जो एक्सपोज़र होता है वर्करों का, लोगों का, तो वो इसका जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फ्यूचर में। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक है आज का। जानते हैं हम लोग कि वाइब्रेशन होता क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं, वाइब्रेशन इंडस्ट्री में इसको हम लोग हैज़र्ड समझते हैं, ताकि ये खुद में ही ख़तरा है, किसी भी इक्विपमेंट से या किसी भी मशीनरी से जनरेट होता है और ये सीधा बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। वाइब्रेशन अगर देखा जाए, हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, खासतौर से हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम वो चीज़ होता है कि बहुत सारे वर्कर्स हैं जो हैंड हेल्ड वाइब्रेटरी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। से फॉर एग्जांपल वो जैक हैमर का इस्तेमाल करते हैं, किसी न्यूमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी इस तरह का पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वाइब्रेशन का एक्सपोजर उनके सीधा हाथों पे जाता है, हाथ से ट्रांसमिट होकर बॉडी में चला जाता है। तो एक वो है, तो उसको हम लोग हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, HAVS बोला जाता है। और दूसरा जो है वो होल बॉडी वाइब्रेशन सिंड्रोम है। होल बॉडी वाइब्रेशन सिंड्रोम वो ये इस तरह से बॉडी में इफेक्ट कर सकता है कि ख़ास तौर से बहुत सारे पैर से या फिर सीट से ट्रांसमिट होकर बॉडी पे चला जा सकता है और उसको तमाम अलग अलग तरह से वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्री का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो रिस्क में है, जिसमें वाइब्रेशन जो है इंड्यूस इंजरी का होने का खतरा बरकरार रहता है। तो वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, कभी होल बॉडी पे, कभी हाथ के थ्रू, हैंड आर्म्स वाइब्रेशन के थ्रू। तो खासतौर से वो लोग जो हेवी व्हीकल चलाते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं, है ना, और अनइवन ग्राउंड में चलाते हैं, खासतौर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, जैसे कि एक्सकवेटर हो गया, है ना, वाइब्रेटरी वाला जो रोलर आता है वो हो गया, है ना, कॉम्पैक्शन रोलर, कॉम्पैक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत तरह का हम लोग चलाते हैं इस तरह के मशीनों को। हाँ, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंड हेल्ड वाइब्रेटरी टूल्स भी लेते हैं, जैसे कि न्यूमेटिक ड्रिल हो गया, जैक हैमर हो गया, चेन सॉ हो गया, ग्राइंडर मशीन हो गया। तो उन लोग एक्सपोज होते हैं। तो एक्सपोजर जो है वो डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्वेंसी है उस पर, और वाइब्रेशन का क्या एम्पलीट्यूड है, कितना ज़्यादा है। मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब ये हो गया कि आप ऑसिलेशन बोल सकते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना ज़्यादा वो उसका तीव्रता है, और ड्यूरेशन कितना है, कितने ड्यूरेशन तक वो एक्सपोज रहते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम का कितना नुकसान हो सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम में अगर देखा जाए तो ये रेगुलर एक्सपोजर से होने का चांसेस है, एक आध दो एक्सपोजर से नहीं होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर कोई जैक हैमर चला रहा है, डेली चला रहा है, एक्सपोजर उसका कंटिन्यू हो रहा है, कोई उसको ब्रेक नहीं है ना, रेगुलर चल रहा है, तब वो ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा में होते हैं। तो इस तरह का एक्सपोजर जो है डैमेज कर सकता है। सबसे सिंपल में मैं अगर बताऊं तो नर्व सिस्टम को डैमेज कर सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। कुछ केसेस में इसमें वाइट आर्म फिंगर जो है, ये एक वर्ड है वाइब्रेशन, वाइट आर्म फिंगर, वो हो जाता है जिसमें उंगलियों का टिप से वाइट अपीयरेंस चालू हो जाता है, बाद में जाके ब्लू ब्लैक अपीयरेंस ले लेता है, और अल्टीमेटली नौबत इस तरह का आ जाता है कि गैंग्रीन, टिश्यू का डेथ हो जाना, या फिर उसको सर्जिकल एम्पुटेशन की नौबत आ जाती है, काट के सर्जिकल हटाना पड़ सकता है। तो ये मेजर हो सकता है ना, ज्वाइंट्स हो या मसल्स का टिश्यू हो। सिम्टम्स जो है वो अलग अलग तरीके का लोगों को ऊपर आता है, जैसे कि प्रेस्थेसिया हो गया। प्रेस्थेसिया उसको बोलते हैं जिसमें लगेगा कि पिन नीडल्स उसके उंगलियों में, उनके हाथों पे चुभाया जा रहा है ना। उसका सेंस जो टच का है वो लॉस हो जाता है। सेंस टच लॉस हो जाना मतलब कुछ भी चीज़ को छुए कि ये कपड़ा है, लकड़ी है, वो उस तरह का फील नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ जो है ग्रिप का वो लॉस हो जाता है, किसी चीज़ को थामना पकड़ना वो लॉस हो जाता है। सीवियर पेन एंड नमनेस फील कर सकता है, झंझनाहट, सुन्न हो जाना, इस तरह का ये कॉमन है। ऐसा ऑन गोइंग पेन लग रहा है, रिस्ट की तरफ जा रहा है। कुछ केसेस में ये बढ़ के CTS का प्रॉब्लम ले सकता है, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जो कि मेजर प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वाइब्रेशन का कुछ फॉर्म्स हैं। जो वाइट आर्म फिंगर का हम लोग बात कर रहे थे, तो वाइब्रेशन इंड्यूस्ड वाइट फिंगर जो ये है, ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाता है। ये पहला साइन होता है। पहला साइन ये इस तरह से होता है कि ऐसे लोग जो वाइब्रेशन इक्विपमेंट को चलाते हैं, तो वो शुरुआती दौर में किस तरह का लक्षण से ग्रसित हो सकते हैं। तो वो फील करेंगे कि माइंड टिंगलिंग है। माइल्ड टिंगलिंग मतलब हल्का झंझनाहट उसके हाथों पे, उंगलियों पे पड़ेगा। कभी कभी नमनेस फील होगा, सुन्न हो जाना, है ना।
और जैसे जैसे ये एक्सपोजर कंटिन्यू रहेगा, लोग समझते हैं कि कभी कभी ये एज की वजह से है, कभी कभी कुछ और भी प्रॉब्लम की वजह से है, लेकिन ये कंसीडर करने से फेल हो जाते हैं कि ये वाइब्रेशन की वजह से है, जब तक कि ये बहुत देर हो चुका होता है ना। तो कुछ उंगलियों का टिप्स है जो वाइट अपीयरेंस चालू हो जाएगा। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो सर्दी के मौसम में, ठंडे के मौसम में, सुबह के वक्त में ये ज़्यादा अपीयर होगा, है ना। तो इस तरह का जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा ये भी फुल एक्सटेंट में बढ़ेगा और लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि ब्लू ब्लैक अपीयरेंस हो जाएगा, टिश्यूज़ का डेथ हो जाना। और जब तक का ये ट्रीट नहीं किया जाए कभी कभी ये गैंग्रीन साबित हो जाता है। अब देख सकते हैं गैंग्रीन का तस्वीर, ये देख लीजिए कि किस तरह से ये टिश्यू को डेथ कर लेता है। और साथ ही साथ कभी कभी ये सर्जिकल काट के हटाने की भी नौबत आ जाती है। तो ये कभी कभी थोड़ा उंगलियों का पार्ट या कभी कभी पूरा फुल फिंगर्स को काटने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ तस्वीर है जहाँ दिखाना चाहूँगा, ये वाइब्रेशन वाइट फिंगर का तस्वीर है जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि ये पूरा ब्लू अपीयरेंस यहाँ पे इस जगह पे प्रतीक हो रहा है, ब्लैक ब्लू अपीयरेंस। ये गैंग्रीन का प्रॉब्लम, टिश्यू का डेथ हो जाना, तो ये किस तरह से ऐसे टूट के निकल सकता है। तो ये गैंग्रीन वाला है, ये भी देखिए इस तरह का गैंग्रीन का प्रॉब्लम है। ये वाइट आर्म फिंगर है, शुरुआत में ये इस तरह का दिखता है वाइट अपीयरेंस, कभी कभी पूरा फुल एक्सटेंट में ये पूरी उंगलियों पे बढ़ सकता है। अगर देखा जाए तो ये जो है ना मेजर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर देखें तो कभी कभी ये डिप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर भी हो सकता है इसके वजह से, बहुत पेनफुल कंडीशन माना जाता है। डिप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है कि ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। और ये जो इंजरी है खासतौर से सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी है जो हाथों पे है, जैसे कि पाम, हथेली, है ना। तो ये हथेली का है। जब कभी कभी ये एट्रोफी भी हो जाता है, एट्रोफी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सिकुड़ जाना ना, सिकुड़ जाना, डिक्रीज इन साइजेस, तो एट्रोफी का प्रॉब्लम हो जाता है, श्रिंकेज ऑफ द पामलर मसल्स, और वो इस तरह से खींच सकता है, ठीक है। टुगेदर विथ कभी कभी लिमिटेड केसेस में देखा जाए कि अल्नार नर्व्स, जो मेन नर्व्स है बॉडी में, उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है, जिसमें खिंचावट आ जाता है। और ये कंडीशन जो है कभी कभी इनेबल हो जाते हैं ऐसे लोग स्ट्रेंथ के लिए, तो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है फिंगरों में पकड़ने के लिए, तो इसीलिए लॉस ऑफ ग्रिप भी हो सकता है। तो ये कुछ मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ तस्वीर है जिसमें अल्नार नर्व्स जो है वो खिंचा गया है, श्रिंकेज हो गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फिंगर्स बेंड हो गया है पाम से, ये कोड जो है मेन, ये खिंचावट आ गया है पामर में। तो इस तरह का इफेक्ट जो है, ये उंगली सीधा भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो सकता है। अगर होल बॉडी का बात करें हम लोग वाइब्रेशन का, तो होल बॉडी जो है वाइब्रेशन ट्रांसमिट होता है थ्रू फीट और सीट ऑफ द व्हीकल। बहुत सारे ऑफ रोड व्हीकल्स है जिसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल बैकहोज हो गए, एक्सकावेटर्स हो गया, कॉम्पैक्टर्स हो गया। तो इस तरह का जो मशीन है, इससे क्या होता है कि वाइब्रेशन ट्रांसमिट होकर फीट से या फिर सीट से, अगर वो सीट का सस्पेंशन अच्छा नहीं हुआ, अगर वो मशीनरी की सस्पेंशन सही नहीं हुई, तो ये क्या होगा कि सीट से बॉडी पे आ जाएगा, जिससे कि अलग अलग तरीके, जिसमें सबसे कॉमन है वो बैक पे शॉक लग सकता है, स्पाइनल का, उसमें पुअर एपेटाइट हो सकता है। वैसे लोगों को ब्लड विजन भी हो सकता है, ब्लड विजन उसका सिम्टम्स में आ जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो कंसंट्रेशन लैप्स हो सकता है ड्यूरिंग एक्टिविटी, जो कि कभी कभी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है एक्सीडेंट्स के लिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो जाता है एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग उस तरह का व्हीकल्स में। तो देखा जाए तो वर्क प्लेस में रेगुलेशन है, कंट्रोल ऑफ वाइब्रेशन एट वर्क रेगुलेशन 2005, जो ये बोलता है रेगुलेशन कि ये ड्यूटीज़ इम्पोज करता है नॉर्मली एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि किस तरह से वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे और अपने लोगों को एक्सपोजर से बचाए। ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो ये रेगुलेशन जो है लिमिट्स वैल्यू पे बात करता है कि वो क्या लिमिट्स वैल्यू होगा जिससे ज़्यादा हम लोग एक्सपोजर करने से बचेंगे और ये बचाएंगे अपने लोगों को। वाइब्रेशन मीटर कहलाता है, उससे मेज़र किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो फॉर हैंड आर्म वाइब्रेशन के लिए अगर लिमिट जो सेट है वो क्या है, वो नॉर्मली 8 आवर रेफरेंस पीरियड के लिए है, वो है 5 मिली स्क्वायर पर सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा नहीं जाए, ये एक्शन वैल्यू है इसका। और अगर वो होल बॉडी के लिए है, होल बॉडी वाइब्रेशन के लिए, तो वो फिर 1.5 मिली स्क्वायर पर सेकेंड, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए और एल्स की नुकसान होने का चांसेस बहुत हाई होगा। तो इसको मॉनिटर भी किया जाता है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए, रेगुलेशन के हिसाब से, तो ये रेगुलेशन बोलता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो अपने लोगों को वाइब्रेशन के एक्सपोज से बचाया जा सके या फिर उस वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ टेक्निक है जिसके वजह से हम लोग रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि रिस्क असेसमेंट होना चाहिए ऑब्जर्वेशन के थ्रू
कि किस तरह से हम लोगों को बचाएंगे, वो क्या कंट्रोल मेजर्स होगा जो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और वाइब्रेशन से बचेंगे। बहुत दफ़ा ये देखा जाता है कि जैसे हैंड टूल वाइब्रेशन तो दे रहा है तो पीपी प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस नहीं माना जाता। तो पहले क्या है कि उस तरह का मशीन हम लोग इस्तेमाल करें जिसमें कम लेस वाइब्रेशन हो। हम लोग टाइम शेड्यूल से चेक कर सकते हैं, रोटेशन पे जॉब ले सकते हैं, है ना। जॉब रोटेशन करके थोड़ा देरों के लिए कुछ अलग वर्कर हो तो कुछ देर के बाद उसको चेंज किया जा सकता है। इस तरह का रिस्क असेसमेंट के बाद लिमिट वैल्यू पे मॉनिटर किया जा सकता है। वाइब्रेशन के मीटर से उसको हम लोग टाइम टू टाइम मेजर कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इमिट्स कर रहा है वाइब्रेशन। लिमिट वैल्यूज़ और ये एक्शन वैल्यू कभी एक्सीड नहीं होना चाहिए। सुइटेबल हेल्थ सर्विलेंस जरूरी है। टाइम टू टाइम इन लोगों का जो यूज़र होते हैं और ज़्यादा समय तक एक्सपोज होते हैं वाइब्रेशन के लिए, तो इनका रेगुलर चेकअप किया जा सकता है, चेकअप, जिससे कि हम लोग अर्ली सिम्टम्स को पकड़ लें और वैसे लोगों को फर्दर एक्सपोजर से बचा सकते हैं ताकि वो एक्सपोज ना हो और फर्दर नुकसान उनको ना पहुंचे। अगर देखा जाए तो अच्छा इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को अच्छा ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है, सुपरविज़न होने की ज़रूरत है। वाइब्रेशन जो है ये काफ़ी हद तक नुकसानदायक हो सकता है लोगों के लिए। फ्यूचर में किसी तरह का काम भी वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि इसको सारे वर्कर तक पहुंचाया जा सके। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वर्कर को वाइब्रेशन से बचाए और उसके बारे अच्छा इन्फॉर्मेशन दे, इंस्ट्रक्शन दे, ट्रेनिंग दे और वो कॉम्पिटेंट सुपरविज़न दे जहां पर ये मॉनिटर किया जा सके। इस तरह से हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल लेस वाइब्रेशन हैंड टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि काफ़ी लाभदायक हो सकता है यूज़र के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू। हम लोगों के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह का शॉर्ट वीडियोस हमेशा हम लोग लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि नॉलेज स्किल सबका बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।